सीरीज खज़ां की बारिश, किताब नंबर 3, दुल्हन का फरार। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। पार्ट 11। दोनों कांस्टेबल जो उसमें बैठे थे फायरिंग की आवाज सुनकर गली की तरफ भागे थे और अब दोनों की लाशें गली में पड़ी थी। बादल जीप की तरफ बड़े आराम से बढ़ा। एक रिक्शा उसके करीब से गुजर गया। बिजली के खंभे दूर दूर लगे थे। जीप में चाबी मौजूद थी। फायरिंग की आवाज पर घबराहट में कांस्टेबल चाबी लगी छोड़कर भाग गए थे। बादल जीप में बैठा और उसे स्टार्ट करके तेजी से एक तरफ निकल गया। वो दरिया के पुल पर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। पुलिस की जीप देखकर उसे वहीं गिरफ्तार किया जा सकता था। अगर वो गाड़ी को भगा कर भी ले जाता तो पुल के दूसरे किनारे पर उसकी नाकाबंदी की जा सकती थी। पुल की दूसरी तरफ भी मुसल्ला पुलिस मौजूद थी। उस पर फायरिंग करके उसे हलाक किया जा सकता था। बादल ने जीप का रुख दरिया के पीछे की जानिब पुराने जम्मू के रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ दिया। उसे हर हालत में पहाड़ियों में नजमी के पास पहुंचना था। जम्मू के पुराने स्टेशन के इलाके में रोशनियां भी थी और ट्रैफिक भी काफी थी। वो सिविलियन कपड़ों में था और जीप जम्मू पुलिस की थी। कोई भी पुलिस गाड़ी उसके पीछे लग सकती थी। एक बात का उसे इल्म था कि जो औरत लालदीन के घर पर बैठी थी उसने अब तक थाने में इत्तला कर दी होगी कि लालदीन का साथी, जिसकी खोज में पुलिस ने उसे वहां भेजा था, 3 कांस्टेबलों का खून करके भाग गया है और थोड़ी ही देर बाद सारे जम्मू शहर की पुलिस चौकस हो जाएगी। फिर उसकी तलाश शुरू हो जाएगी। चौकों, बाजारों के नाकों, रेलवे स्टेशन और लारियों के अड्डों और शहर से पठानकोट और कश्मीर जाने वाली सड़कों की नाकाबंदी कर दी जाएगी। बादल जीप को पूरी रफ्तार से चलाते हुए पुराने रेलवे स्टेशन के इलाके से भी निकल गया। वो सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जम्मू कश्मीर रोड पर वो दरिया को पार किए बगैर नहीं जा सकता था और दरिया के पुल पर पुलिस मौजूद थी, तो क्या वो तैरकर दरिया पार करे? दरिया का पानी तेज और यख ठंडा था। उसके पास वक्त बहुत थोड़ा था। उसे जो भी कुछ करना था 15-20 मिनट के अंदर अंदर कर गुजरना था, वरना उसके बाद पुलिस हर हालत में सारे शहर में फैल जाने वाली थी और उसकी जीप को किसी भी जगह पकड़ा जा सकता था। बादल दरिया के नीचे दूर तक जीप भगाता ले गया। पुराने मंदिर के करीब उसने खट के पास अंधेरे में जीप खड़ी की और उतरकर दरिया के किनारे आ गया। दरिया का पानी हल्के हल्के शोर के साथ रात के अंधेरे में तेजी से बह रहा था। बादल ने पिस्तौल खोलकर देखा। उसकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। उसने पिस्तौल सदरी में रख लिया। किनारे पर बैठकर पानी में हाथ डाला। पानी बेहद ठंडा था। तोवी का पार्ट ज्यादा चौड़ा नहीं था, मगर जम्मू से गुजरते वक्त उसका बहाव तेज हो जाता है। बादल ने सामने दूसरे किनारे की तरफ निगाह डाली। दूसरा किनारा ऊंचा था। ऊपर दरख्त थे और एक तरफ पीछे राजा के महल की बुलंद इमारत अंधेरे में एक बड़े किले की तरह नजर आ रही थी। बादल ने चादर उतारकर अपनी कमर की गिर्द अच्छी तरह लपेटी, जूते उतारकर चादर में फंसाए और अल्लाह का नाम लेकर दरिया में उतर गया। ठंडे यख पानी ने उसके जिस्म को जैसे एकदम सर्द कर दिया। बादल ने तैरना शुरू कर दिया। दरिया का तेज बहाव उसे पुल की तरफ ले जाने लगा। बादल पूरा जोर लगाकर अपनी सीध में दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। आखिर बादल ने दरिया पार कर लिया, मगर पानी का तेज बहाव उसे उस मकाम से काफी आगे ले गया जहां उसका ख्याल था कि वो किनारे पर उतरेगा। यहाँ वो आम और संतरे के घने बाग नहीं थे जहां से गुजरकर वो नजमी के साथ ऊपर वाली पहाड़ी पर गया था और जहां इस वक्त भी वो जाना चाहता था। वो आम के बागों वाले इलाके से आगे निकल आया था, जहां ढलान पर कहीं कहीं कोठियों में रोशनी हो रही थी। ये आबाद इलाका था। बादल उस तरफ नहीं जाना चाहता था। दरिया से निकलते ही वो वापस आम के बागों की तरफ चलने लगा। खाली पिस्तौल उसकी जेब में था। उसके कपड़े भीगे हुए थे। उसे सर्दी भी लगने लगी थी, लेकिन वो तेज तेज चल रहा था। वो आम और संतरे के बागों में से होकर ऊपर पहाड़ी के खो में नजमी के पास पहुंचना चाहता था। कई बार उसे ख्याल आया कि वो खाली पिस्तौल फेंक दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो इस ख्याल पर अमल ना कर सका। वो आबादी वाले इलाके से जब काफी आगे निकल आया तो उसे अपने बाएं जानिब आमों के बाग का अंधेरा नजर आने लगा। यहाँ से छोटी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद वो आम के बाग में आ गया। यहाँ वो रुक गया। उसने अपनी चादर कमर से उतारकर निचोड़ी, उसे झाड़कर कंधे पर डाला और सदरी को भी निचोड़कर दोबारा पहन लिया। सदरी की जेब में खाली पिस्तौल मौजूद था। उसके पास जो करेंसी नोट थे वो भी गीले हो गए थे, मगर बादल ने उन्हें वैसे ही रुमाल में लपटे रहने दिया। आम के बाग में अंधेरा छाया हुआ था। रात हो गई थी। बादल ने एक रास्ता मुतय्यन किया और आगे बढ़ा। जो ही वो आगे बढ़ा, उस पर 3 जानिब से रोशनी की आबशारें गिरने लगी। साथ ही बैक वक्त 4-5 हवाई फायर भी हुए और किसी की बुलंद आवाज गूंजी, खड़े रहो अपनी जगह वरना भून दिए जाओगे। बादल बौखला सा गया। रोशनी में वो और आसपास के दरख्त नहा गए। एक थानेदार 4 मुसल्ला कांस्टेबलों के साथ रोशनी के दायरे में नमूदार हुआ। उसने पिस्तौल तान रखा था। कांस्टेबलों ने राइफलों का रुख बादल की तरफ किया हुआ था। थानेदार ने चिल्लाकर कहा, हाथ ऊपर उठा, नहीं तो गोली मार दूंगा। बादल ने आहिस्ता से हाथ ऊपर उठा दिया।
बादल के हाथ उठाते ही सिपाही उसकी तरफ बढ़े। 3 सिपाही और थानेदार अभी तक उसकी तरफ अपनी राइफलें और पिस्तौलें ताने खड़े थे। पुलिस की 2 जीपें आम के बाग में दरख्तों के नीचे करीब खड़ी थीं। एक लम्हा भी जाया किए बगैर पुलिस ने बादल को उल्टी हथकड़ी लगाई और उसके दोनों हाथ पुश्त पर ले जाकर हथकड़ी लगाई गई। तलाशी लेने पर बादल की गीली सदरी में से वो पिस्तौल भी बरामद हो गया जिससे थोड़ी देर पहले उसने 3 कांस्टेबलों को हलाक किया था। थानेदार ने पिस्तौल और राइफलों की नोक पर बादल को जीप में सवार कराया और दोनों जीपें जम्मू पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गईं। लालदीन ने तशद्दुद के बावजूद पुलिस को बादल और नजमी के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसी मोहल्ले में मुकीम पुलिस के एक मुखबिर ने इत्तला दी कि उसने एक मर्द और औरत को लालदीन के साथ रात के वक्त आम के बागों की तरफ जाते देखा था। पुलिस ने उसी वक्त बाग की तलाशी ली, मगर उसे बादल और उसके साथी औरत वहां ना मिल सके। लेकिन जब पुलिस ने लालदीन को हिरासत में ले लिया तो उसके घर सीआईए ने अपनी एक मुखबिर औरत को रख दिया कि हो सकता है लालदीन के यहाँ पनाह लेने वाला पाकिस्तानी जासूस वहां उसकी तलाश में आ जाए। और ऐसा ही हुआ। बादल वहां गया, फिर उसके हाथों बैक वक्त 3 कांस्टेबलों का कत्ल हो गया। उस तहरे कत्ल की इत्तला मिलते ही पुलिस ने बाग को घेरे में ले लिया। पुलिस को यकीन था कि कातिल जो पाकिस्तानी जासूस है इसी तरफ आएगा। चुनाचे जब बादल दरिया पार करके रात के अंधेरे में बाग में दाखिल हुआ तो एकदम उस पर हमला करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। हिंदू डोगरा थानेदार अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश था। अभी तक पुलिस को यह इल्म नहीं हुआ था कि बादल असल में चंदा डाकू का साथी है और खुद भी कत्ल और डकैती की अनगिनत वारदातों में मुलविस रह चुका है। पुलिस ने उसे पाकिस्तानी जासूस तस्वुर करके उससे पूछताछ शुरू कर दी। लालदीन को बादल की गिरफ्तारी से बेखबर रखा गया। सिर्फ उस पर किए जाने वाला तशद्दुद रोक दिया गया क्योंकि अब पुलिस बादल से पूछताछ करके उसके नाम नेहाद साथियों का पता करना चाहती थी। बादल पुलिस की हिरासत में आते ही गूंगा बन गया। उसने चुप साध ली। सारी रात पुलिस उसे मारती रही। उसे उल्टा लटकाकर डंडों से पीटा गया, पर बादल ने जुबान न खोली। पुलिस उससे मालूम करना चाहती थी कि जिस औरत के साथ वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में दाखिल हुआ था वो औरत कहाँ है, मगर बादल हर किस्म का भयानक तशद्दुद बर्दाश्त करता रहा, पर जुबान न खोली। अखबारों में नजमी की तस्वीर छपी थी। बादल की तस्वीर पुलिस के पास मौजूद नहीं थी, इसलिए पुलिस उसे पहचान न सकी। दूसरे दिन पुलिस ने चालान करके बादल को अदालत में पेश किया और अदालत से उसका 3 रोजा रिमांड ले लिया। रिमांड के बाद बादल पर तशद्दुद का दौर शुरू हो गया। अब हम नजमी की तरफ वापस आते हैं। रात के वक्त बादल नजमी को पहाड़ी के ऊपर चट्टान की खोह में छोड़कर लालदीन का पता करने जम्मू के मोहल्ला उस्तादा की तरफ चला गया था और जल्दी वापस आने का कहकर गया था। नजमी का ख्याल था कि आधी रात तक बादल वापस आ जाएगा या ज्यादा से ज्यादा पिछले पहर पलट आएगा। लेकिन जब रात गुजर गई और दिन निकल आया और बादल वापस न आया तो नजमी को तशवीश हुई। बादल शहर में रुकने वाला नहीं है, कहीं वो पुलिस के हत्थे न चढ़ गया हो। उस ख्याल के साथ ही नजमी का खून खौलने लगा। वो उठ खड़ी हुई और खो से बाहर आ गई। उसने सबसे पहले अपने पिस्तौल को चेक किया। 12 बोर का पिस्तौल गोलियों से भरा हुआ था। वो किसी भी तरह शहर जाकर बादल का खोज लगाना चाहती थी। मुसीबत के इस दौर में बादल नजमी का वफादार साथी ही नहीं बल्कि उसका वाहिद सहारा भी था। वो अचानक अपने आप को दुश्मन मुल्क में तन्हा महसूस करने लगी। लेकिन नजमी मायूस होने और मुसीबत में सब्र शुक्र करके बैठने वाली औरत नहीं थी। वो मुसीबत का मर्दाना वार मुकाबला करना चाहती थी। इसके बावजूद नजमी ने इस हकीकत को कभी फरामोश नहीं किया कि वो अकेली रहकर दुश्मन का ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकेगी। वो हर हालत में किसी न किसी तरकीब से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच जाना चाहती थी। नदीम पाकिस्तान जा चुका था। उसे पाकिस्तान में नजमी का इंतजार होगा, लेकिन नजमी बादल की मदद के बगैर बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती थी। वो उस सारे इलाके से नावाकिफ था। उसके हम पेशा साथी बहुत पीछे बिहार के एक जंगल के गार में पनाह गुज़ीर थे, जहां बादल को वापस जाना था। नजमी इतनी आगे आकर अब वापस उन लोगों के पास नहीं जाना चाहती थी। वापस जाकर वो सिवाय हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहने के और कुछ नहीं कर सकती थी। बादल के सिवा वहां उसकी बात समझने और उसको मशवरा देने वाला और कोई भी नहीं था। नजमी चिड़ के दरख्तों में आग एक पत्थर की ओट में बैठ गई। दिन की सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। नजमी ने सोचा कि हो सकता है बादल किसी खास वजह से अपने दोस्त लालदीन के पास रुक गया हो। आखिर उसे बॉर्डर क्रॉस करवाने का मसला भी तो हल करना है। मुमकिन है लालदीन उसे अपने किसी साथी के पास ले गया हो। ये सोचकर नजमी को कुछ हौसला हुआ और उसने ये कहकर अपने दिल को तसल्ली दी कि बादल दोपहर या ज्यादा से ज्यादा शाम तक वापस आ जाएगा। वो ढलान के पत्थर में से उतरती हुई नीचे घाटी के चश्मे तक गई। वहां उसने मुंह हाथ धोया, फिर गार में वापस आकर चादर पर नींद दराज होकर बादल के बारे में गौर फिक्र करने लगी। वक्त गुजरता गया। सूरज दरख्तों के ऊपर आ गया। नजमी ने कल की बासी रोटी के साथ गुड़ खाया, नीचे चश्मे पर जाकर पानी पिया। वो वापस आकर अपने गार की तरफ बढ़ी ही थी कि उसे एक औरत की हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। ये वही गवालन थी जिसे एक रोज पहले ढलान के सब्जे पर बकरियां चराते देखा था। ये गवालन दरख्त के पास खड़ी नजमी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी।
उसके एक हाथ में छड़ी थी और दूसरे हाथ की उंगली उसने दांतों में दाब रखी थी। 2 बकरियां उसके पीछे दरख्तों के नीचे बड़े इनमाक से घास चर रही थी। नजमी को सबसे पहला ख्याल यह आया कि गवालन को उसे नहीं देखना चाहिए था, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। वो चंद कदमों के फासले पर खड़ी नजमी की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। नजमी ने अपनी हैरत पर काबू पाया और फिर कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ी। क्या नाम है तुम्हारा? नजमी ने अपना लहजा देहाती औरतों जैसा बनाकर पूछा, मगर नजमी का पंजाबी लहजा किसी सूरत में भी जम्मू के डोगरी लहजे जैसा नहीं था। गवालन इसी तरह नजमी की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। इतनी देर में नजमी ने एक फर्जी कहानी दिमाग में सोच ली। कहने लगी, मेरा नाम बिमला है, मैं बटाले की रहने वाली हूँ। अपने पति के साथ जम्मू की सैर को आई हूँ। मेरा पति मेरे साथ था। हम इन पहाड़ों की सैर कर रहे थे कि भगवान जाने वो कहाँ चला गया। मैं उसे ढूंढ रही हूँ। गवालन मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम सरदारा है। हम मुसलमान हैं, पर हमारे गांव में हिंदू भी हमारे साथ रहते हैं। नजमी अभी गार वापस नहीं जा सकती थी। वो गवालन के करीब जाकर एक पत्थर पर बैठ गई। उसे बैठते देखकर सरदारा भी बैठ गई। नजमी ने कहा, क्या यहाँ से आगे भी किसी गांव को रास्ता जाता है? हाँ जी, आगे कई गांव हैं। फिर उसने एक एक करके सब गांव के नाम बोल दिए। उसके बाद कुछ फिक्रमंद सी होकर कहने लगी, तुम्हारा पति किस तरफ गया था? नजमी ने यूं ही एक तरफ इशारा करके कहा, हम इधर दरिया की तरफ से यहाँ आए थे। मेरा पति गोपाल भी मेरे साथ था, बस यहाँ आकर कहीं इधर उधर हो गया। यही कहीं होगा, मैं ढूंढ लूंगी उसे। नजमी मुस्कुराते हुए उठी और दरख्तों में एक तरफ चलने लगी। कुछ दूर जाकर वो यूं ही रुकी। इधर उधर देखते हुए उसने निगाह पीछे डाली तो देखा गवालन अपनी बकरियों को हकाती हुई पहाड़ी की दूसरी तरफ जा रही थी। नजमी ने खुदा का शुक्र अदा किया और ऊपर से होकर वापस गार में आकर बैठ गई। अब उसे यह खतरा भी था कि कहीं वही गवालन फिरती फिराती इधर ना आ जाए। नजमी गार से बाहर से निकलकर जो सामने घनी झाड़ी थी उसकी ओट में बैठ गई। उसके पीछे चट्टान और गार था और दाएं और बाएं जानिब और सामने चीड़ के दरख्त थे। अगर कोई इस तरफ आ जाए तो वो उसे दूर से ही देख सकती थी, लेकिन वो वहां कब तक बैठी रहती। थोड़ी देर बाद वो उठी और गार में चली गई। दिन गुरूब होने लगा। नजमी को एक बार फिर बादल की फिक्र दामनगीर हो गई। खुदा जाने क्या बात है जो अभी तक नहीं आया। जो जो दिन ढल रहा था, नजमी की फिक्र में इजाफा हो रहा था। जब सूरज डूब गया और चीड़ के दरख्तों में शाम का सुरमई धुंधला फैलने लगा तो नजमी बेचैन सी होकर गार से बाहर आ गई। उसकी हालत उस शेरनी जैसी थी जिसको पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। वो वहां रहना भी नहीं चाहती थी और वहां से जाने का खतरा भी मोल नहीं ले सकती थी, लेकिन ये खतरा मोल लिए बगैर कोई चारा भी नहीं था। नजमी ने थोड़ा बहुत खाया और चश्मे पर आकर पानी पीने लगी। चीड़ के पहाड़ी जंगल में खुनक हवा चलने लगी। मौसम ठंडा हो रहा था। नजमी का जहन तेजी से सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वो आज रात बादल का इंतजार करे या फिर शहर खुद जाकर उसका खोज लगाए। मगर सवाल ये पैदा होता था कि वो शहर में कहाँ जाए। अगर लालदीन पुलिस की हिरासत से निकलकर अपने घर आ गया होता तो अब तक बादल भी उससे मिलकर वापस आ चुका होता, और अगर लालदीन अपने मकान पर नहीं है और अभी तक पुलिस की हिरासत में ही है तो यकीनी तौर पर पुलिस उसके मकान की निगरानी कर रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि बादल को पुलिस ने पकड़ लिया होगा। नजमी बेचैन सी हो गई। वो उठकर चश्मे के पास दरख्तों में टहलने लगी। वो अपने आप को तसल्ली देने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, बादल पकड़ा नहीं जा सकता। वो शेर है, 2-4 को मारकर फरार हो सकता है, लेकिन फरार होने के बाद भी उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। आखिर नजमी इस नतीजे पर पहुंची कि बादल अपने दोस्त लालदीन के साथ बॉर्डर क्रॉस करवाने के सिलसिले में किसी खास जगह गया होगा। वहां दिन चढ़ाया होगा और अब बादल इस इंतजार में होगा कि रात का अंधेरा हो तो वो वापस आकर नजमी से मिल ले। नजमी के दिमाग से जैसे अचानक बोझ सा उतर गया। उसने दिल में कहा कि बादल आज रात जरूर वापस आ जाएगा। फिर वो चश्मे से चलकर वापस अपने गार में आ गई। शाम के सुरमई साए रात के अंधेरे में बदल गए। रात पड़ते ही दरख्तों में से गुजरती हुई हवा की पुरस्कार सरसराहटें साफ तौर पर सुनाई देने लगी। नजमी के पास खाने के लायक अब सिर्फ गुड़ ही बाकी रह गया था। रोटियां बासी हो गई थी। नमकीन मुट्ठियों पर चींटियों ने हमला कर दिया था। गुड़ इसलिए बच गया कि नजमी ने उसकी पोटली को गार के पत्थर से लटका रखा था। उसने सोचा कि रात को बादल आया तो वो उसे लेकर सुबह होने से पहले पहले किसी तरफ निकल जाएगी। अव्वल तो बॉर्डर क्रॉस कराने का वो बंदोबस्त करके आएगा। मुमकिन है कल सुबह वो इंडिया की सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल हो जाए। नजमी ने बासी रोटियां और मुट्ठियां उठाकर नीचे घाटी में फेंक दी। चादर को फिर से झाड़कर गार के अंदर बिछाया और उस पर लेटकर बादल का इंतजार करने लगी। उसे सर्दी लगने लगी। उसने नीचे से चादर निकालकर अपने जिस्म के गिर्द लपेट ली। जिस्म को गर्माइश पहुंची तो उसे नींद आने लगी और वो सो गई। आंख खुली तो हड़बड़ाकर उठ बैठी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हवा की
दरख्तों के साथ सरगोशियां भी खत्म हो चुकी थी। नजमी को मालूम नहीं था कि रात का क्या वजह होगा। जिस्म के गिर्द चादर लपेटकर वो गार से बाहर आई। बाहर गार के मुकाबले में ठंड थी, मगर ज्यादा सर्दी नहीं थी। नजमी फिक्रमंद हो गई। बादल का अभी तक कुछ पता नहीं था। वो वहीं बैठकर दरख्तों के अंधेरे में डूबे हुए तनों को देखने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर बाद उसे आसमान पर तारों की रोशनी मांद पड़ती नजर आने लगी। तो क्या ये रात का पिछला पहर था? क्या वो सारी रात सोती रही है? पर अभी तक बादल क्यों नहीं आया? रात गुजर गई। एक बार फिर सूरज तुलू हुआ और दरख्त उसकी रोशनी में सुनहरी हो गए। परिंदे बोलने लगे। नजमी का जैसे दिल डूबने लगा। एकदम से उस पर मायूसी का शदीद हमला हुआ और वो वहीं दिल थाम कर बैठी रही। लेकिन मायूसी की इस कैफियत में थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसने अपनी गर्दन उठाकर मशरिक में सुबह की नीली रोशनी को फैलते देखा। फिर उसकी मुट्ठियां अपने आप ही भीज गईं। उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ हो जाए वो खुद जाकर बादल का खोज लगाएगी। वो चश्मे पर उतरकर नीचे आ गई। आधे घंटे बाद वो मुंह हाथ धोकर बालों में उंगलियां फेरकर उन्हें संवार रही थी। फिर उसने सर और जिस्म को चादर में अच्छी तरह ढांपकर कमीज के अंदर छुपाए हुए पिस्तौल को हाथ लगाकर महसूस किया और अल्लाह का नाम लेकर नीचे पीर खो की टेकरियों की तरफ उतरने लगी। उतराई ज्यादा खतरनाक और मुश्किल नहीं थी। आधे घंटे बाद वो पहाड़ी से उतरकर उन चट्टानों और टेकरियों के पास पहुंच गई जहां कुदरती खो बने हुए थे और जहां सबसे पहले लालदीन उन्हें छुपा कर गया था। यहाँ से आगे आमों के घने बाग थे। एक जानिब संतरों के बाग थे। फलों का मौसम नहीं था, इसलिए बाग वीरान पड़े थे। नजमी को भूख भी लग रही थी। यहाँ उसे बाग के शुरू में पानी का एक छोटा सा नाला बहता दिखाई दिया। ये पहाड़ी नाला था जिसमें शफाफ पानी बड़ी तेजी से आम के बाग के अंदर की तरफ बह रहा था। नजमी ने यहाँ बैठकर ठंडा पानी पिया, जिससे उसकी थकन काफी हद तक दूर हो गई। वो पत्थर की टूटी हुई दीवार के पीछे तकरीबन छुपकर बैठ गई। अब उसे ख्याल आया कि जम्मू उसके सामने है और उसे दिन की रोशनी में लालदीन के मकान पर नहीं जाना चाहिए। अगर बादल का दोस्त मकान पर न हुआ और वहां पुलिस की निगरानी हुई तो वो यकीनी तौर पर गिरफ्तार हो जाएगी। उसने यही सोचा कि उसे किसी न किसी तरह दिन इसी जगह गुजार देना चाहिए और रात के अंधेरे में लालदीन के घर जाना चाहिए। उसने दाएं बाएं निगाह डाली। आम के बाग में दूर उसे एक छोटी सी वीरान बारादरी नजर आई। बारादरी टूटी फूटी थी और आसपास कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। किसी बागवान की झुग्गी भी नहीं थी। वहां से दूर आम के दरख्तों के नीचे ही एक गैर आबाद सी पुरानी कोठी दिखाई दे रही थी, मगर वहां भी किसी इंसान को नामो निशान नहीं था। नजमी को सिर्फ दिन के वक्त वहां बैठना था। वो बारादरी की एक तरफ होकर बैठ गई। ज्यों ज्यों दिन गुजरता गया उसे भूख और प्यास सताने लगी। दोपहर के बाद प्यास की वजह से नजमी चादर ओढ़कर उठी और बाग के वीरान इलाके में पानी की तलाश में निकल गई। बाग के बाहर करीबी टेकरी के पास उसे एक बावली की शक्ल में पानी मिल गया। उसने पानी पिया और बारादरी वापस आने की बजाय वहीं उजड़ी हुई बावली के पास ही बैठ गई। भूख उसे जरूर लगी थी, मगर भूख वो बर्दाश्त कर सकती थी। खुदा खुदा करके सूरज गुरूब हुआ। जब रात पूरी तरह छा गई तो नजमी उठकर दरिया तोवी के पुल की जानिब चल पड़ी। भूख से उसे कमजोरी जरूर महसूस हो रही थी, पर वो चलती चली गई। चादर ओढ़ने की वजह से वो बिल्कुल देहाती औरत लग रही थी। अंधेरा होने के बायस उसे कोई ठीक से पहचान भी नहीं सकता था। लालदीन की घर वाली गली उसे याद थी। नजमी की याददाश्त इस मामले में काफी तेज थी और एक बार की देखी हुई जगह उसे याद रह जाती थी। दरिया तोवी के पुल पर गाड़ियों को पुलिस चेक कर रही थी, मगर पैदल चलने वालों को कोई चेक नहीं कर रहा था। नजमी ने मुंह सर अच्छी तरह ढांप रखा था। पिस्तौल उसके पास ही था। उसने एक हाथ पिस्तौल पर जमा लिया कि अगर सूरत हाल खतरनाक हुई तो वह आसानी से फायर कर सके। मगर उसे पुल पर से आते हुए किसी ने ना पूछा और ना ही किसी ने उसकी तरफ ध्यान दिया। वो दूसरे लोगों के साथ पुल पर से गुजर गई। पुल की दूसरी जानिब आकर उसने पीपल के दरख्त को देखा। ये उसकी निशानी थी। उस दरख्त के साथ ही एक गली आगे 2-4 गलियों में से गुजरकर लालदीन के घर को जाती थी। नजमी अल्लाह का नाम लेकर गली में दाखिल हो गई। ये धुंधली और नीम रोशन गलियां थी। अपनी याददाश्त के भरोसे आखिर नजमी लालदीन के मकान पर पहुंच गई। एक बार तो वो मकान के आगे से गुजर गई। उसने इंतहाई होशियारी से आसपास का जायजा लिया था। वहां उसे कोई मुश्तबा शख्स नजर नहीं आया। गली के सिरे पर जाकर वो पलटी। उसने ये भी देख लिया कि बादल के दोस्त लालदीन के मकान पर ताला नहीं लगा। अब वो मकान के सामने आकर रुक गई और एकदम दस्तक दे दी। वो चाहती थी कि दरवाजा जल्दी से खुल जाए, मगर दूसरी बार दस्तक देने पर दरवाजा खुला। नजमी ने देखा कि डेवड़ी में बादल का दोस्त लालदीन खड़ा है। उसने जल्दी से नजमी को डेवड़ी में बुला लिया और फौरन ही दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। फिर वो सुकून का सांस लेकर कुछ परेशानी के आलम में बोला, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? मेरा ख्याल है किसी ने नहीं देखा। बादल कहाँ है? वो तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। नजमी का दिल एकदम से बैठ गया। उसे जिसका डर था वही हुआ। लालदीन नजमी को ऊपर ले गया।
नजमी को देखकर वो खुद भी परेशान हो गया था। खिड़की खुली हुई थी। उसने गली में झांक कर देखा, फिर खिड़की बंद कर दी और बोला, बहन जी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी निगरानी हो रही है। मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। उन्होंने मुझे बड़ी अजियतें दी, मगर मैंने आप में से किसी का भी नाम नहीं लिया। तो फिर बादल कैसे पकड़ा गया? मैं यहाँ नहीं था। मेरे घर की पुलिस निगरानी कर रही थी। बादल मुझे मिलने मेरे पीछे यहाँ आया। यहाँ पुलिस उस पर झपटी। उसने गोली चलाकर 3 कांस्टेबलों को ढेर कर दिया और फरार हो गया। लेकिन तोवी के पार आम के बाग में पुलिस ने उन्हें घेरे में लेकर उसे पकड़ लिया। नजमी ये जानकर हैरान रह गई कि बादल ने 3 खून भी कर डाले। लालदीन कह रहा था, यहाँ किसी ने मुखबिरी कर दी थी कि बादल आमों के बाग की तरफ गया है। मुझे हवालात में सारी कहानी मालूम हो गई थी। बादल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मुझे छोड़ दिया। क्या तुम सच कह रहे हो कि तुमने हमारा नाम नहीं लिया था? बहन जी, अगर मैं पुलिस के आगे बक देता तो फिर आप भी गिरफ्तार हो चुकी होती। हम यारों के यार हैं और यार के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं। ये कहकर वो जल्दी से उठा और खिड़की खोलकर नीचे गली में देखने लगा। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको एक महफूज मकाम पर छोड़ आता हूँ। नजमी का मारे भूख के बुरा हाल था। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। भाई साहब, तुम्हारे घर में कुछ खाने को होगा? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। लालदीन फौरन बावर्ची खाने में गया और 2 रोटियां और अचार ले आया। इस वक्त मैं यही पेश कर सकता हूँ, पर मेरी गुजारिश है कि यहाँ से निकल चलो बहन जी। यहाँ तुम्हारा रहना हमें किसी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। नजमी फौरन उठ खड़ी हुई। लालदीन नजमी के साथ डेवड़ी में आ गया। उसने दरवाजा खोलकर गली में झांका, फिर बोला, मेरे पीछे चली आओ। लालदीन नजमी को किसी दूसरी तरफ से लेकर बाहर निकल गया। ये एक नया ही बाजार था, लेकिन नजमी ने उस बाजार की एक निशानी भी जहन में रख ली। ये एक ऊंचा घना दरख्त था जिसके चबूतरे पर हनुमान के बुत के आगे दिया जल रहा था। लालदीन ने दूर से आते हुए एक रिक्शे को हाथ देकर रोका, फिर करीब जाकर कुछ कहा और नजमी को रिक्शे में साथ बैठा लिया। रिक्शा उल्टे रुख को बाजार में रवाना हो गया। कई बाजारों का चक्कर काटने के बाद रिक्शा वहीं दरिया के पुल के पास से निकल आया। लालदीन ने पुल की एक जानिब रिक्शा रुकवाया। रिक्शे से बाहर आकर लालदीन नजमी से बोला, तुम अपने तौर पर पुल पार करोगी, मैं तुम्हारे बाद आऊंगा। पुल के पार दाएं जानिब वाली घाटी के नीचे मेरा इंतजार करना। नजमी को एक बार फिर पुल अबूर करना पड़ गया, लेकिन उसे इत्मीनान था क्योंकि पैदल चलने वालों से पुलिस के सिपाही कुछ नहीं बोलते थे। नजमी चादर लपेटे पहले की तरह देहाती औरतों की तरह चलती पुल पार कर गई। पुल की दूसरी तरफ पहुंचकर वो दाएं जानिब वाली घाटी में उतरी और एक तरफ झाड़ियों के पास अंधेरे में बैठ गई। थोड़ी देर बाद लालदीन भी वहां आ गया। नजमी झाड़ियों से निकल आई। लालदीन घाटी चढ़ने लगा। ऊपर वही आम के घने बाग थे। नजमी लालदीन के साथ आई थी, जहां पर आम के बाग में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। लालदीन ने नजमी को एक दरख्त के नीचे बैठने का इशारा किया और बोला, तुम यहाँ बैठकर रोटी खाओ, मैं एक आदमी से बात करके अभी आता हूँ। लालदीन दरख्तों के अंधेरे में गुम हो गया। नजमी रोटी खाने लगी। लालदीन आम के घने बाग में से गुजरता उस वीरान और उजड़ी हुई मुगलिया तर्ज की पुरानी कोठी के बाहर आकर रुक गया, जिसे नजमी ने दूर से दिन के वक्त देखा था। कोठी खाली और अंधेरे में डूबी हुई थी। कोठी के पीछे एक छोटी सी झुग्गी में चिराग जल रहा था और एक बूढ़ा आदमी बोरिये पर बैठा तस्बीह फेर रहा था। लालदीन ने जाते ही सलाम किया। बूढ़े ने आंखें खोलकर उसे देखा और पहचान लिया। कहो लालदीन बेटा, कैसे आना हुआ रात के वक्त? शाह जी, आपकी मदद लेने आया हूँ। मैं हाजिर हूँ बेटा, तुम हुक्म करो। तब लालदीन ने बादल और नजमी के बारे में सब कहानी बयान कर दी। ये बुजुर्ग आमों के बागों और पुरानी कोठी का चौकीदार था। उसका नाम शाह हाशिम दीन था। पाकिस्तान कायम हुआ तो जम्मू में हिंदू सिखों ने मुसलमानों का बेतरतीब कत्लेआम शुरू कर दिया था। उन फसादात में शाह हाशिम दीन के कुनबे के सारे अफराद शहीद हो गए थे। तब से लेकर आज तक शाह हाशिम दीन ने अल्लाह से लौ लगाई हुई थी। उसने अपने हाथों अपने कुनबे के सारे शहीदों को कब्रिस्तान में दफन किया था। जब उसके सारे बच्चे जम्मू में ही शहीद हो गए तो शाह हाशिम दीन अकेला पाकिस्तान कैसे जाता? उसने अपने शहीदों की कब्रों के पास ही रहने का फैसला कर लिया। अब वो हर जुमेरात को अपने प्यारों की कब्रों पर जाकर दिए जलाता था और फातिहा खानी करता था। आम के बाग वाली पुरानी कोठी महकमा औकाफ की मिल्कियत थी। मौसम में शाह हाशिम आम के बाग की रखवाली भी करता था। उसी महकमे ने शाह हाशिम को कोठी की चौकीदारी पर लगा दिया था। लालदीन को वो अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। लालदीन को मालूम था कि शाह हाशिम को पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत थी, जिसको उसने अपने दिल में चिराग की तरह रोशन कर रखा था, क्योंकि उसी चिराग की रोशनी के लिए शाह हाशिम के बच्चों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। वो हर रोज नमाज पढ़ने के बाद जहां अपने बच्चों की रूहों को सवाब पहुंचाता, वहां पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी दुआएं मांगना ना भूलता। यही वजह थी कि लालदीन नजमी को शाह हाशिम के पास ले आया था।
शाहजी ने लालदीन की जुबानी नजमी की सारी दास्तान सुनी। उसे ये भी बता दिया कि बादल 3 खून करने के बाद पुलिस की हिरासत में है। शाहजी ने नजमी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, फिक्र ना करो बेटी, अल्लाह मालिक है, यहाँ तुम बिल्कुल महफूज रहोगी। शाहजी ने लालटेन निकाल कर जलाई, नजमी और लालदीन को साथ लिया और पुरानी मुगलई कोठी के अकबी बरामदे में आकर एक पुराने कमरे को खोलकर अंदर आ गए। ये एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें से एक जीना ऊपर वाली मंजिल को जाता था। ऊपर वाली मंजिल में एक दालान था जिसके साथ ही कमरा था। यह कमरा भी छोटा सा था और उसका पत्थर का फर्श उखड़ा हुआ था। उसके कोने में एक चारपाई बिछी थी। नीचे 2 खिड़कियां वीरान बाग की तरफ खुलती थी। उनके लकड़ी के किवाड़ बंद थे। लगता था यहाँ कभी कभी कोई आकर रहता है। बेटी, मैं कभी इस कमरे में रहा करता था, पर अब मैंने नीचे झोपड़ी बना ली अपने लिए। तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो। सिर्फ इतना ख्याल रखना कि रात को लालटेन रोशन हो तो खिड़कियों के पट बंद रखना। दिन के वक्त बहुत कम बाहर निकलना, और उस वक्त निकलना जब तुम्हें यकीन हो जाए कि आसपास कोई नहीं। पहली बात तो यह है कि आमों के मौसम से पहले कोई यहाँ नहीं आएगा। फिर भी जब तक तुम यहाँ रहो, मैं चाहता हूँ कि एहतियात जरूरी है। शाहजी ने लालदीन की मदद से कमरे में नजमी के लिए बिस्तर लाकर लगा दिया। फिर शाहजी ने नजमी को गुसलखाना दिखाया जो नीचे पहली मंजिल में बरामदे के साथ ही था। तुम्हें खाना और चाय वगैरह इसी जगह पहुंच जाया करेगी। तुम्हारी बेहतरी इसी में है बेटी कि जब तक तुम्हारे पाकिस्तान जाने का बंदोबस्त नहीं हो जाता, तुम ज्यादा से ज्यादा इसी कमरे में रहो। अब मैं जाता हूँ, तुम लोगों ने कोई बात करनी है तो कर लो। शाहजी के जाने के बाद नजमी लालदीन से बोली, सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। मैं बादल को पुलिस के तशद्दुद में छोड़कर पाकिस्तान वापस नहीं जा सकती। बहन जी, अभी आपका पाकिस्तान जाना भी यकीनी नहीं है। बॉर्डर पर दोनों तरफ फौज बैठी है। मेरा दोस्त तुम्हें बॉर्डर क्रॉस नहीं करवा सकता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बादल किसी तरह से बाहर आ जाए। उसके बाद तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। भाई, तुम्हारी कोशिश से बादल कैसे बाहर आएगा? तुम्हारे कहने के मुताबिक पुलिस ने उसका रिमांड ले लिया है। इसके बाद बादल के खिलाफ मुकदमा चलेगा और उससे कैद हो जाएगी या वो फांसी चढ़ जाएगा। उसने 3 सिपाही को कत्ल किया है। लालदीन ने सर झुका लिया। वो किसी गहरी सोच में था। माफ करना भाई साहब, आप तो खुद पुलिस की नजरों में हैं। आप बादल की क्या मदद कर सकेंगे? पुलिस को जरा सा भी शक पड़ गया ना कि आपका बादल से कोई ताल्लुक है तो वो आपको भी पकड़ लेगी दोबारा। बहन जी, बादल को मैं आपसे बहुत पहले का जानता हूँ। हमने जिंदगी का एक लंबा अरसा इकट्ठा गुजारा है। मैंने पुलिस का ऐसा तशद्दुद बर्दाश्त किया है ना कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता ना तो 1001 मरतबा आपका नाम ले देता, पर मेरी जुबान पर ताला लगा रहा। मैंने उल्टे लटके हुए अपने सर पर डंडों की मार सहते हुए भी यही कहा कि मेरे पास कोई पाकिस्तानी जासूस कभी नहीं आया। मैं तुम्हारे इस किरदार की तारीफ करती हूँ भाई। हकीकत यह है कि हम सब इसी किरदार के मालिक हैं। हम डाकू सही, मगर हम जो अहद करते हैं, जो कौल देते हैं, उस पर मर मिटते हैं। तुम्हारी जगह अगर बादल होता या मैं होती तो हम भी ऐसा ही करते। ये कोई अजीम बात नहीं, बल्कि हमारे किरदार का तकाजा यही है। अब मुझे बताओ भाई साहब कि तुम इन हालात में बादल की क्या और कैसे मदद कर सकते हो? ये मैं कल बताऊंगा। अभी तुम आराम करो। मैं कल दिन के वक्त नहीं बल्कि रात के वक्त आऊंगा। अभी तुम आराम करो। लालदीन के जाने के बाद नजमी बिस्तर पर बैठी देर तक बादल के बारे में सोचती रही और फिर सो गई। दूसरा दिन उसका पुरानी कोठी की दूसरी मंजिल वाले इसी कमरे में गुजर गया। शाहजी सुबह के वक्त उसे चाय और बन दे गए थे। दोपहर को रोटी और साग लेकर आ गए। शाम को भी नजमी ने वही साग रोटी खाई। शाहजी उसे रात को लालटेन बुझा देने की ताकीद करके चले गए। 10 बजे रात को लालदीन आया। उसने बताया कि बादल का रिमांड कल खत्म हो रहा है। कुछ पता नहीं कि पुलिस ने उससे क्या कुछ मालूम किया है। बहरहाल कत्ल के इल्जाम में तो उस पर मुकदमा जरूर चलेगा। आखिर तुम सोच क्या रहे हो? और अगर बादल पर मुकदमा चल रही है तो फिर मुझे यहाँ किस लिए रखा है? इससे तो बेहतर है कि मैं खुद बादल को जेल से फरार कराने की कोशिश करूँ। मैं ऐसा कर सकती हूँ। लालदीन जरा सा मुस्कुराया। बहन जी, जरा सब्र से काम ले। मेरे भी कुछ बाजू हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। बादल को हवालात से जेल में जाने दो, फिर उसे वहां से मैं निकलवा लूंगा। इतनी देर में शाहजी भी वहां आ गए। वो कहने लगे, मेरी मुंह बोली बेटी के यहाँ से पैगाम आया है कि वो सख्त बीमार है। मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। लालदीन, तुम आज की रात यहीं ठहर जाओ। उस पर नजमी ने कदरे तुर्श रोई से कहा, इन भाई साहब को ठहरने की जरूरत नहीं है शाहजी, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। शाहजी खामोश रहे और चले गए। लालदीन जानता था कि नजमी किस मिजाज की औरत है। उसने भी वहां ठहरने पर इसरार ना किया। जाती दफा सिर्फ इतना कहा कि अपना ख्याल रखना, ये इलाका कुछ वीरान है। नजमी ने तलखी से कहा, तुम फिक्र मत करो। लालदीन चला गया।
नजमी को इस आदमी पर शुरू से ही कोई खास भरोसा नहीं था। वो जानती थी कि यह आदमी बादल को जेल से फरार नहीं करवा सकेगा और वो फांसी चढ़ जाएगा, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर पार्ट 11 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 12 समाप्त फरमाएं।